डियर स्टूडेंट, अभी पिछली वीडियो में हमने इन्फ्लेशन के बारे में संक्षेप में उसके बारे में जानकारी ली थी। इस वीडियो के माध्यम से हम अविस्फीति यानी कि डिफ्लेशन के बारे में जो है संक्षेप में डिफ्लेशन के बारे में जो है संक्षेप में जानेंगे कि डिफ्लेशन क्या है, डिफ्लेशन का अर्थ क्या है, ठीक है, इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं अर्थव्यवस्था पे और इसके नियंत्रण के उपाय क्या हैं। तो जो अविस्फीति है यानी कि डिफ्लेशन जो है वह स्थिति है जिसमें मुद्रा का मूल्य बढ़ रहा होता है और कीमतें गिर रही होती है। यानी इन्फ्लेशन में हमने क्या देखा था कि जिसमें मुद्रा का मूल्य क्या होता है, घट जाता है, लेकिन डिफ्लेशन में मुद्रा का मूल्य जो है वो बढ़ रहा होता है, ठीक है। और कीमतें, अगर मुद्रा का जब मूल्य बढ़ जाएगा तो कीमतें जो है वो क्या होंगी, वो गिर रही होंगी या फिर कम हो रही होंगी। अब स्थिति जो है वो प्रायः गिरती क्रियाओं और कम हो रहे रोजगार से संबंधित होती है। यानी अविस्फीति की स्थिति में क्या होता है कि उद्योग जो है या फर्म जो है वो बंद हो जाती हैं या फिर वो क्या करते हैं कि जो श्रमिक हैं, बहुत सारे श्रमिक की छटनी कर दी जाती है, तो ये जो है रोजगार पर प्रभाव डालते हैं, ठीक है। इसीलिए अविस्फीति जो है वो प्रायः गिरती क्रियाओं और कम हो रहे रोजगार से संबंधित हो। कोलबर्न के अनुसार, कोलबर्न जो है एक अर्थशास्त्री हैं, उनके अनुसार अनैच्छिक बेरोजगारी अविस्फीति का प्रमाण है। यानी कोलबर्न क्या बोलते हैं कि अनैच्छिक बेरोजगारी जो है वो अविस्फीति का प्रमाण है। अर्थात अविस्फीति जो है वह स्थिति है जब उत्पादन तथा रोजगार घटने के साथ साथ कीमतें जो है वो क्या होती हैं, गिरती हैं। अविस्फीति कब आती है, ठीक है, तो अविस्फीति तब आती है जब मुद्रा पूर्ति घटने के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन की अपेक्षा कीमतें अधिक अनुपात में गिर जाती है। इसका मतलब ये हुआ, अर्थव्यवस्था में जब वस्तुओं का मूल्य जब बहुत ज़्यादा गिर जाएगा तो जो इसका उत्पादन कर रहा है, ठीक है, वो क्या करेंगे, ये उसका उत्पादन करना कम कर देंगे और या फिर क्या करेंगे कि बंद कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि जो वस्तु का वो उत्पादन कर रहे हैं उसकी कीमत जो है वो बहुत अधिक जो है वो क्या हो रही है, गिर रही है, यानी कि कीमत जो है वो कम हो रही है, जिससे उनको लाभ नहीं होगा बल्कि क्या होगा, उनको हानि होगा। अब देखते हैं अविस्फीति के प्रभाव, यानी कि अविस्फीति का अर्थव्यवस्था पर जो है वो क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो अविस्फीति का प्रभाव जो है वो स्फीति के प्रभाव के विपरीत होती है, ठीक है, विपरीत होती है। यानी कि इसमें जो स्थिर आय वाले वर्ग हैं, स्थिर आय वाले वर्ग, ठीक है, जैसे स्थिर आय वाले वर्ग कौन है, श्रमिक, सफेद पोशी वेतन भोगी, ठीक है, वर्कर, पेंशन भोगी, किराए पर रहने वाले, ठीक है, आदि को अविस्फीति से लाभ होता है। इन सबको क्या होता है, अविस्फीति से लाभ होता है। क्यों लाभ होता है, क्योंकि जब कीमतें गिरती हैं, ठीक है, तो मुद्रा का मूल्य क्या होता है, बढ़ जाता है। तो मुद्रा का मूल्य जब बढ़ जाता है और कीमतें गिर जाती हैं तो जो वो स्थिर आय वाले वर्ग हैं, यानी कि श्रमिक हैं, ठीक, यानी कि मजदूर, जिनको जो नौकरी पेशे लोग हैं, जिनको कि एक फिक्स वेतन मिलता है, वर्कर हैं, पेंशन, किराए पे रहने वाले लोग, इन लोगों का क्या हो गया, वस्तु का मूल्य में जब कमी हो जाएगी, ठीक है, तो इनको फायदा होगा, लाभ होगा। तो इसीलिए इन स्थिर आय वाले वर्गों को क्या होता है, लाभ होता है। उसी तरह उत्पादक वर्ग जो है, ठीक है, उत्पादक वर्ग जिसमें उद्योगपति और कृषक शामिल हैं, ठीक, इनको क्या होती है, हानि होती है। क्यों हानि होती है, क्योंकि ये जो वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं उसका मूल्य अगर कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है इनको हानि होगी। इसी तरह व्यापारी तथा इक्विटी धारकों, यानी कि जो शेयर खरीदे हैं उनको भी क्या होती है, हानि होती है। अविस्फीति से आय तथा धन के वितरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यानी कि जब कीमतें गिर रही हो
तो क्रय शक्ति बढ़ती है, क्रय शक्ति बढ़ती है क्रय शक्ति बढ़ती है अर्थात जो वस्तु को खरीदने की जो क्षमता होती है वो बढ़ती है, क्योंकि वस्तु का मूल्य क्या होता है, कम हो जाता है। इसलिए निम्न वर्ग, मध्य वर्ग तथा कम आय वर्गों को क्या होता है, लाभ होता है। दूसरी ओर अविस्फीति से व्यापारियों, उद्योगपतियों, दुकानदारों, भू संपदा धारकों तथा अन्य परिवर्तनशील आय वाले वर्गों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यानी कि जो वर्ग बेचने वाले हैं, ठीक है, जैसे कि व्यापारी, उद्योगपति, ये सब क्या करते हैं, ये सब अपनी वस्तु को क्या करते हैं, बेचते हैं। तो जब ये अपनी वस्तु को बेचेंगे और उस वस्तु का मूल्य जो है कम हो जाएगा, तो इनको क्या होगा, इनको हानि होगा। तो इसीलिए अविस्फीति की स्थिति में इन वर्गों को क्या होती है, हानि होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अविस्फीति का जो है अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। स्थिर आय वाले वर्ग जो है उनको लाभ होता है, उत्पादक वर्ग जो है उनको क्या होती है, हानि होती है। अर्थात खरीदने वाले वर्ग को लाभ होता है और बेचने वाले जो वर्ग हैं उनको क्या होता है, उनको हानि होती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि कम आय वाले या स्थिर आय वाले वर्गों को लाभ होता है, बल्कि इसके परिणाम स्वरूप रोजगार तथा आय में पतन के कारण कम आय वाले वर्गों को अधिक मुसीबत झेलनी पड़ती है। यानी दीर्घकालीन अवधि में कम आय वाले जो लोग हैं उनको बाद में अधिक जो है परेशानी झेलनी पड़ती है। इस प्रकार अविस्फीति के अंतर्गत अमीर तथा गरीब जो है दोनों ही असंतुष्ट रहते हैं। ठीक है, अमीर जो है वो असंतुष्ट रहते हैं क्योंकि वो उत्पादन करते हैं और उसके उत्पादन में उसके मूल्य में जो है कमी आती है, तो इस कारण अमीर असंतुष्ट रहते हैं। और गरीब जो हैं शुरू में तो उनको लाभ होता है क्योंकि वस्तु का मूल्य जो है गिर रहा होता है, कम हो रहा होता है, तो शुरू में लाभ होता है। लेकिन आगे चलकर जब बेरोजगारी बढ़ जाती है, ठीक है, तो फिर क्या हो जाता है कि वो भी जो है असंतुष्ट हो जाते हैं। अविस्फीति जो है वो उत्पादन पर भी क्या करती है, विपरीत प्रभाव डालती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कीमतों के गिरने के कारण उत्पादन भी गिरता है। जब कीमतें गिरने लगती है यानी कम होती है, तो उत्पादन क्या होता है, गिरने लगता है और समस्त मांग में गिरावट होती है। ठीक है, जब कीमत गिरेगा तो इसका उत्पादन गिरेगा, यानी कि उत्पादन जो है, जो उत्पादक है वो क्या करेगा, उसका उत्पादन जो है कम करने लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगी, समस्त मांग जो है उसमें गिरावट आएगी, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, वस्तुएं जो है वो एकत्रित होनी शुरू हो जाती है। यानी लोग क्या करते हैं, वस्तुओं को एकत्र करने लगते हैं। ठीक है, लाभ कम हो जाते हैं, छोटी छोटी फर्में जो है वो क्या हो जाती हैं, बंद हो जाती है, जिसके कारण बेरोजगारी फैलती है। मांग उत्पादन रोजगार आय और समस्त मांग में क्या होती है, गिरावट का यह दुष्चक्र जो है ये फिर क्या लेके आता है, ये मंदी को लेके आता है। सरकार भी अविस्फीति से प्रभावित होती है। सरकार जो है वो अविस्फीति से क्या होती है, प्रभावित होती है। प्रत्यक्ष और परोक्ष करों से आय गिरती है। यानी कि अगर वस्तु में कर जो लगाया जाता है, ठीक है, अगर टैक्स बहुत ज़्यादा लगाया जाएगा तो जो आय है, जो स्थिर वर्ग के लोग हैं या फिर जो भी आय पे करते हैं, अगर कर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो उनकी आय क्या होगी, गिरने लगेगी। सार्वजनिक ऋण का वास्तविक बोझ जो है वो क्या होता है, बढ़ता है, जिससे अर्थव्यवस्था का विकास प्रभावित होता है, क्योंकि सरकार सार्वजनिक व्यय बढ़ाने की स्थिति में जो है वो नहीं होती है। अब देखते हैं अविस्फीति के नियंत्रण के उपाय, यानी अविस्फीति का जो है नियंत्रण किस तरह से करना पड़ता है, यानी कि क्या उपाय जो है वो अपनाने पड़ते हैं। तो अविस्फीति का नियंत्रण करने के लिए सरकार जो है वो दो तरह की नीति अपनाती है, एक मौद्रिक नीति और एक राजकोषीय नीति। तो इसमें हम लोग एक एक करके देखेंगे कि मौद्रिक नीति में सरकार कौन सी नीति अपनाती है
और राजकोषीय नीति में सरकार कौन सी नीति जो है वो अपनाती है। मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति में अपस्फीति को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक जो है, केंद्रीय बैंक एक सस्ती मुद्रा नीति द्वारा व्यावसायिक बैंकों के रिजर्व सकता है। ठीक है। केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियों को खरीदकर और ब्याज दर को घटाकर ऐसा कर सकते हैं। तो केंद्रीय बैंक क्या करते हैं, प्रतिभूतियों को खरीदते हैं और ब्याज दर को जो है वो कम करके यानी कि ब्याज दर को घटाकर ऐसा करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कर्ज प्राप्तकर्ताओं यानी कि जिसने बैंक से लोन लिया है को साख सुविधाएं बढ़ाने की उनकी क्षमता जो है वो क्या होती है, बढ़ती है। यानी कि केंद्रीय बैंक जो है वो सस्ती मुद्रा नीति के द्वारा जो है अपस्फीति को नियंत्रण करने का उपाय कर सकता है। ठीक है। दूसरा है राजकोषीय। राजकोषीय नीति द्वारा सरकार सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करके और करों में कटौती के माध्यम से जो है वो राष्ट्रीय आय, रोजगार और कीमतों को बढ़ाती है। ठीक है। अपस्फीति के दौरान सार्वजनिक व्यय में वृद्धि वस्तुओं और सेवाओं की समस्त मांग बढ़ाती है। अपस्फीति के दौरान क्या होती है, सार्वजनिक व्यय में जो है वृद्धि होती है, जो वस्तुओं और सेवाओं की समस्त मांग को क्या करती है, बढ़ाती है और गुणक प्रक्रिया के द्वारा आय में बहुत वृद्धि करती है। जबकि करों में से व्यय योग्य आय बढ़ती है और इस तरह लोगों का उपभोग और निवेश पर व्यय जो है वो बढ़ता है। सरकार को बजट घाटा और करों में कटौती के द्वारा अपना व्यय बढ़ाना चाहिए। सार्वजनिक व्यय में इस तरह के सार्वजनिक कार्यों पर व्यय शामिल होते हैं, जैसे सड़क, नहरों, बांधों, पार्कों, स्कूलों, अस्पतालों, अन्य भवनों आदि पर व्यय तथा ऐसे राहत उपायों पर व्यय जैसे बेरोजगारी, बीमा, पेंशन आदि। सार्वजनिक कार्यों पर व्यय निजी विनिर्माण उद्योगों की वस्तुओं की मांग पैदा करता है। सार्वजनिक कार्यों पर व्यय क्या करता है, वो निजी विनिर्माण उद्योगों की वस्तुओं की मांग को पैदा करता है और उनके पुनरुत्थान में सहायक होते हैं। जबकि राहत उपायों पर व्यय उपभोक्ता वस्तु उद्योगों के लिए मांग को जो है वो प्रोत्साहित करते हैं। निगम लाभ कर, आयकर और उत्पाद कर जैसे करों में कटौती निजी व्यय और निवेश के लिए अधिक आय छोड़ देते हैं। बजट घाटे को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा लिया जाने वाला ऋण निवेश उद्देश्यों के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों में परिनिष्क्रिय मुद्रा के रूप में होता है। परंतु मुख्य रूप से सार्वजनिक व्यय के प्रभाव सार्वजनिक कार्यों के प्रोग्राम आर्थिक प्रणाली में इसके महत्व सार्वजनिक कार्यों के आकार और प्रकृति तथा उनके आयोजन और समय निर्धारण पर जो है निर्भर करते हैं। तो इस तरह से अपस्फीति को नियंत्रण जो है किया जाता है मौद्रिक नीति का उपाय अपनाकर और राजकोषीय नीति जो है वो उसके उपाय अपनाकर अपस्फीति को नियंत्रण करने का कोशिश जो है किया जाता है।